वेलकम फॉक्स, वेलकम टू चैप्टर 6 ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। अनटिल नाउ हमने स्टोन एज के बारे में डिस्कस किया था इन लास्ट वीडियो, बट नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड विद नेक्स्ट स्टेज। और हमने पिछली वीडियो में देखा था इन स्टोन एज की कैसे फार्मिंग स्टार्ट हो गई थी, दैट पीपल हैड अंडरस्टूड कि हमें फार्मिंग करना है। अब वो फार्मिंग को और आगे बढ़ाने के लिए अगर हमारे पास कोई मेटल की चीज हो जिससे कि हम जो हमारे जो पहले एक्सेस बन रहे थे उसे हम और अच्छे तरीके से यूज कर सके, वो उस पूरी जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला था। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब इंसान को किसी चीज की जरूरत में लगती है तो वो उस चीज के ऊपर काम करता है। तो वैसे ही तब हुआ, उन्हें लगा कि हमें अब जो हमने पहले देखा है कि इंडिया में कॉपर अबंडेंस में मिल रहा था, तो हम कॉपर को एज कॉपर मेटल है, अगर हम कॉपर को यूज करके अपने एक्सेस में या अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हमारे जो भी टूल्स हैं उनमें यूज करेंगे तो वो शार्प एज देगा और हमें और आसानी से जो हम फार्मिंग वगैरह कर रहे हैं उसमें बेनिफिशियल हो सकता है। दैट्स हाउ दे स्टार्टेड इट ऑफ यूजिंग मेटल्स, और इसलिए स्टार्ट होता है चाल्कोलिथिक एज। बेसिकली व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम, जब मैंने आपसे वो डायग्राम इंट्रोड्यूस करा था जहाँ पे हम लोग प्री हिस्टोरिक एरा, एंशिएंट हिस्ट्री एंड ऑल हमने डिस्कस किया था, तब मैंने आपसे बोला था कि जैसे पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, मतलब वो एजेस के बाद ब्रॉन्ज एज की बात की थी। पर जब नियोलिथिक से ब्रॉन्ज एज के ऊपर आते हैं उसके बीच का जो ट्रांजिशन फेज है वो है चाल्कोलिथिक एज। तो अब हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि वो जो बीच का ट्रांजिशन फेज था जहाँ पे मेटल्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ वो है चाल्कोलिथिक एज। उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई और किस तरह से फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ विद चाल्कोलिथिक एज एंड वी विल स्टार्ट एनालाइजिंग ईच एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, चैप्टर का नाम क्या है? चाल्कोलिथिक फार्मिंग कल्चर। क्योंकि हमें पता है पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है कि कैसे फार्मिंग स्टार्ट हो गई थी, फूड प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। तो अब इस पर्टिकुलर एज में हम ये देखेंगे कि कॉपर का यूसेज कैसे बढ़ा था, सो दैट कि हम फार्मिंग का प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके, हम फार्मिंग की जो एक्टिविटीज है उसे और ज्यादा तरीके से कर सके। So firstly, let's start with first point and firstly understand कि chalcolithic age है क्या. So end of Neolithic period saw use of metals. The metal to be used first was copper and several culture were based on use of stone and copper implements. अब देखो ये transition phase है, so that means metal का usage जरूर शुरू हो चुका है पर stone का usage बिल्कुल खत्म नहीं होगा। ये जरूर याद रखना, ट्रांजिशन फेज होता ही वो फेज है जिसमें अर्लियर फेज के भी फुटप्रिंट्स या इम्प्रिंट्स हमें मिलते हैं और जो आने वाली एज है या आने वाला जो सिचुएशन है उसके भी फुटप्रिंट्स या इम्प्रिंट्स हमें मिलेंगे। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है कि चाल्कोलिथिक एज में हमें स्टोन एज के भी फुटप्रिंट्स मिलेंगे। दैट मींस मेटल तो यूज हो रहा है, और चाल्कोलिथिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कॉपर मेटल को फर्स्टली उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया था। तो चाल्कोलिथिक एज बेसिकली मींस कि कॉपर का यूसेज और स्टोन का यूसेज दोनों चीजें इस एज में हमें दिखेंगी। Such culture is called Chalcolithic, that is stone copper phase. So then comes also occasionally used low grade bronze. और ब्रॉन्ज हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ब्रॉन्ज की जो एज है, ब्रॉन्ज एज है, वो एज सच ब्रॉन्ज का यूसेज बहुत ज्यादा इंडिया के केस में नहीं रहा है। रीजन वही था कि इंडिया के केस में टिन वगैरह इतना अबंडेंस में नहीं था और जो हम अफगानिस्तान से इंपोर्ट वगैरह कर रहे थे वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा सर्वाइवल नहीं उससे होता था, इसलिए ब्रॉन्ज का यूसेज बहुत कम रहा है इंडिया के केस में। सो देन कम सेटलमेंट। जब भी हम किसी भी एज के बारे में डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले ये देखेंगे वो एज क्या है, क्यों उसे वो एज से उस नाम से यूज किया बुलाया जा रहा है, क्योंकि वो जो उस एज का नाम होगा वो उस चीज पे डिपेंडेंट होगा कि उस पर्टिकुलर एज में कौन सा मेटल सबसे ज्यादा यूज हुआ है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द सेटलमेंट पार्ट कि कहाँ कहाँ पे वो एज का जो इन्फ्लुएंस था वो काफी ज्यादा था। अब एज, उस पर्टिकुलर एज का इन्फ्लुएंस होने से क्या मतलब है कि कहाँ कहाँ पे, जैसे हम चाल्कोलिथिक की बात कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ पे कॉपर वगैरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो ज्यादा यूज होते थे, और उसके इन्फ्लुएंस से हम ये देखेंगे कि कौन से एरिया में जो अबंडेंस थी वो ज्यादा थी, मतलब वो ज्यादा एफ्लुएंसी में रह रहे थे। तो वो हमें सेटलमेंट से पहले समझना होगा। जब हम सेटलमेंट समझेंगे कि अच्छा उसकी लोकेशंस कहाँ कहाँ थी, फिर हम देखेंगे उसके अंदर कि उस पर्टिकुलर कल्चर के अंदर क्या क्या वो यूज कर रहे थे। और जब हमारी फार्मिंग स्टार्ट हो गई है, जब हम प्रोडक्शन इकोनॉमी में अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, तो उस समय में ये जरूर याद रखिएगा जब प्रोडक्शन होगी, फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे तो उसे हमें स्टोर करके भी रखना होगा, फिर हमें उसकी कुकिंग वगैरह भी करनी होगी, तो इसलिए हमें यूटेंसिल्स चाहिए होंगे। अब यूटेंसिल्स डेफिनेटली वैसे यूटेंसिल्स नहीं बनेंगे, तो इसलिए यहाँ पे आती है पोट्री। जब से हमारी फार्मिंग स्टार्ट हो रही है तब से हम उसकी पोट्री वगैरह भी जो यूसेज होगी वो भी देखेंगे। अब पोट्री को एनालाइज करने से हमें क्या बेनिफिट होने वाला है? पोट्री से पता चलता है कि उस समय के लोग कितने ज्यादा डेवलप होंगे या उन्होंने क्या क्या टेक्नोलॉजीज देख ली। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह से फुट व्हील का भी यूसेज स्टार्ट हो गया था, तो फिर उसके बाद उसको बेक करना स्टार्ट कर दिया, जो पॉट्स हैं उस बेकिंग के फॉर्म पे भी हम देखेंगे पोट्री को डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें बताएंगे कि उस समय की सिविलाइजेशन कहाँ तक पहुंची थी, कितनी डेवलपमेंट पे आई थी। अब
हम इन सारी चीज़ों को समझ के क्या देख रहे हैं कि लाइफ एवोल्यूशन का ही पार्ट है। आज हमारी ठीक है, हम लोग अपने आप को सिविलाइज़्ड बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑन ट्रैक है भी, बट फिर भी आप देखो हम हर रोज़ चेंज हो रहे हैं, हर रोज़ हमारी माइंड है इवॉल्व हो रहा है, हमारा लाइफ़स्टाइल इवॉल्व हो रहा है। जो हमारे पेरेंट्स ने कमियाँ देखी होंगी वो हमने नहीं देखी, जो हमने देखी है वो हमारे बच्चे नहीं देखेंगे, फिर उनके बच्चे। तो एवोल्यूशन ही लाइफ का पार्ट है और दिस इज़ हाउ यूनिवर्स गो ऑन। So now let's understand about settlement. So if we go with settlement, तो southeastern Rajasthan, western part of MP, western Maharashtra, southern and eastern India में basically chalcolithic age के हमें footprints मिलते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये एक मैप इंट्रोड्यूस किया है, see if that's visible. So basically अगर हम chalcolithic age की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ देखेंगे तो नियोलिथिक कश्मीर में, हमने वो पहले भी पिछले वीडियो में देखा है कि कैसे वो पिट्स में रहते थे एंड ऑल, तो और फिशिंग करते थे, राइट, अगर आपको याद हो। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो यहाँ पे ओसीपी, ओसीपी मतलब ओकर कलर पोट्री। ओकर कौन सा कलर होता है, वो पेल येलो टाइप्स का होता है, मतलब येलो थोड़ा सा वैसा। अगर हम चैल्कोलिथिक एज की बात कर रहे हैं तो वो कल्चर इन पर्टिकुलर एरियाज में काफी प्रिविलेंट रहे हैं। अगर हम ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ पे चैल्कोलिथिक कल्चर ऑफ ईस्टर्न इंडिया हमें मिलता है। यहाँ पे हमें जो कॉपर होट ट्रेडिशन, मतलब यहाँ पे भी हमें मिल रहा है। देन क्या था, मालवा कल्चर, अभी हम डिस्कस भी करेंगे मालवा कल्चर के बारे में कि ये काफी एफ्लुएंट था। अहर कल्चर, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर, जॉर्वे कल्चर या ट्रेडिशन बोल लीजिए। यहाँ नीचे है नियोलिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया, या नियोलिथिक साइट्स मिलेंगी। तो ये है बेसिकली जिसमें हम मैप से समझ पा रहे हैं कि अगर हम चाल्कोलिथिक एज की बात करें वो किस किस एरिया में ज्यादा कंसंट्रेटेड था। सो यहाँ लिखा भी है, मालवा चाल्कोलिथिक कल्चर ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया इज कंसीडर्ड रिचेस्ट अमंग चाल्कोलिथिक सेरेमिक, वो रिचेस्ट माना जाता है। और अगर हम जॉर्वे कल्चर की बात करें, यहाँ पे देखिए जॉर्वे वो महाराष्ट्र को बेसिकली कवर कर रहा है, कवर्ड मॉडर्न महाराष्ट्र एक्सेप्ट पार्ट्स ऑफ विदर्भा, कोस्टल रीजन ऑफ कोंकण। ऑल्दो जॉर्वे कल्चर वॉज रूरल, बट यहाँ पे जॉर्वे कल्चर का स्पेशलाइजेशन क्या है कि यहाँ पे कुछ फुटप्रिंट्स मिलते हैं कि कैसे अर्बन सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था। क्योंकि चैल्कोलिथिक एज के बाद कौन सी एज आनी है, ब्रॉन्ज एज, जिसमें हरप्पन सिविलाइजेशन वगैरह आएगा। और हरप्पन सिविलाइजेशन की बहुत सारी एग्जांपल्स आज भी दी जाती है कि वो कितने मॉडर्न, कितने अर्बन स्टाइल में अपनी लाइफस्टाइल को आगे मूव फॉरवर्ड कर रहे थे। तो इतना अच्छा एकदम से ड्रास्टिकली कुछ नहीं होता, हर चीज ट्रांजिशन फेज से जाती है। तो दैट मीन्स वो अर्बन सेटलमेंट का जो एक हमें फाइनल आउटकम हमें हरप्पन सिविलाइजेशन में मिलता है, उसका स्टार्टिंग हो चुका था ड्यूरिंग दैट चैल्कोलिथिक एज। तो इसलिए उसके हमें फुटप्रिंट जोरवे कल्चर में मिलते हैं, जो कि महाराष्ट्र वाले एरिया में मिलता है, राइट। So although Jorve culture was rural, some of its settlements such as Dimabad and Inam Gao had almost reached urban stage. और अगर हम अहर की बात करें, यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे है अहर। अगर हम अहर कल्चर की बात करें तो अहर प्रैक्टिकली डिड नॉट यूज माइक्रोलिथिक टूल्स, इंक्लूड सेवरल फ्लैट एक्सेस, बेंगल्स, सेवरल शीट, ऑल मेड ऑफ कॉपर। कि यहाँ पे बेसिकली जो कॉपर से बनी हुई चीजें थी उसका बेसिक यूज हुआ है, और इसीलिए अहर को पहले तांबावती बोलते थे। तांबा मतलब कॉपर से रिलेटेड, राइट, कि वहां पे बहुत सारा तांबा वाली चीजें यूज होती थी, तो तांबावती भी बोलते थे। और देखो अगर आपको मेटल को यूज करना है तो मेटलर्जी जरूर यूज होगी, तो दे नो हाउ टू स्मेल्ट आयरन, तो उन्हें स्मेल्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन थी। आप देख रहे हो इन सब चीजों से हम क्या समझ रहे हैं। ठीक है, अर्बन स्टेज पे तो इंडियन सिविलाइजेशन पहुंच ही रहा था, पर उसके साथ साथ इंडियन अगर हम कल्चर की बात करें तो एंशिएंट टाइम्स में इंडिया बहुत अच्छे डेवलपमेंट के प्रोसेस में आगे बढ़ रहा था। सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स दैट अहर प्रैक्टिकली, मतलब अहर कल्चर के अंदर हमें मिलती है कि वहां स्मेल्टिंग वगैरह पता था, और अहर को तांबावती भी बोला जाता है। यूज डिफरेंट टाइप ऑफ पोट्री, और डिफरेंट टाइप ऑफ पोट्री कौन सी होती थी, ब्लैक एंड रेड वाज प्रिविलेंट, और जिसके ऊपर ब्लैक और रेड कलर के, जिसके ऊपर व्हाइट कलर के लीनियर डिजाइन्स बने होते थे। सो दैट मीन डिजाइनिंग पार्ट भी था। अब देखो जो इंडिया जो ह्यूमन बींग्स है बाय डिफॉल्ट उन्हें आर्ट पसंद है। हमने पहले भी देखा था कि कैसे भीमबेटका वगैरह जो ये सारी केव्स है उनके ऊपर, उनमें हमें ट्रेसेस मिलते हैं, मतलब जो पेंटिंग्स है वो मिलती हैं। हम बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ केव्स में हमें बहुत सारी पेंटिंग्स मिली हैं, वो हम ऑल्दो आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में कवर करेंगे, बट पेंटिंग्स मिली है, सो दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट वी आर क्रिएटिव। तो इसीलिए जब उन्हें जहां पे भी ह्यूमन बींग को ऑप्शन मिलता है कि वो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी आर्ट दिखा सकता है, वो वहां दिखाता है। इसी वजह से हम लोग देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट फॉर्म इंडिया के केस में मिल रही है। बहुत सारी डिफरेंट फोल्क आर्ट्स हमारे केस में होती हैं। और नहीं तो कुछ अगर वुमेन्स को चद्दर बनानी है, जैसे पहले जो दरिया बनती थी जिसे हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर भी वो बहुत सारी कलाकारियां करती थी, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स ड्रॉ करती थी। आजकल तो हैंडलूम से सब कुछ हो रहा है, पर वो लोग खुद से बनाती थी, कैसे चरखा कत के वो प्रॉपर सारा काम करती थी, डिफरेंट कलर्स की चीजें करती थी। तो बाय डिफॉल्ट वी ऑल आर क्रिएटिव, और यहाँ पे भी उन्होंने क्रिएटिविटी, जैसे उन्हें मौका मिला तो वो नहीं छोड़ा था, तो उस पर लीनियर कलर के व्हाइट डिजाइन्स मिलते हैं।
फिर जो चैल्कोलिथिक एज है उसमें जो लोग थे वो डोमेस्टिकेट करते थे, और यहाँ पे डोमेस्टिक पहले हमने देखा, जो हमने पहले अपनी वीडियो में देखा था, उसमें स्टोन एज में हमने देखा था कि डॉग्स को वो डोमेस्टिकेट करते थे। वहां पे हमें उस चीज के फुटप्रिंट्स मिले हैं या इम्प्रिंट्स मिले हैं। मगर अगर हम यहाँ पे चैल्कोलिथिक एज की बात करें तो यहाँ पे पता चलता है कि डोमेस्टिकेशन में काउस, शीप, गोट, पिग, बफेलो ये सब इंक्लूडेड थे। मगर और एक और स्पेशल चीज जो पता चली है वो ये है कि जो लोग थे वो पोक नहीं खाते थे, वो बीफ जरूर खा लेते थे। अब देखो साइंटिफिकली भी ऐसा बोला जाता है कि पोक में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो आई ऑलवेज से कि हमें लगता है कि हम बहुत सिविलाइज्ड हैं, हमें बहुत कुछ पता है, वी हैव दैट साइंस माइंडसेट विद अस, बट प्रैक्टिकली जो ओल्डर जनरेशन थी वो लोग ठीक है, वो उस तरह से हमें जस्टिफिकेशन शायद ना दे सके, बट हाँ वो हमसे कई गुना ज्यादा साइंटिफिक थे। जैसे होता है ना कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, पर तब भी शायद आपको इतना अच्छे से इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं आएगा जितना अच्छे से एक इलेक्ट्रिशियन आके वो काम कर जाएगा, जो शायद 10वीं 12वीं पढ़ा होगा और उसने कोई भी थ्योरी या कोई भी थ्योरम्स वगैरह ये सब कुछ नहीं किया होगा, बट स्टिल ही नोज हाउ टू डू थिंग्स। तो वही इंफॉर्मेशन और नॉलेज में डिफरेंस रहता है, वो हमेशा रहता है। तो बट एनी हाउ जो लोग थे वो बीफ खाते थे पर पोक नहीं खाते थे। पीपल प्रोड्यूस्ड व्हीट, राइस, बाजरा और पल्सेस। और देखो अगर हम बात करें तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि मोस्टली जो लोग थे वो अर्बन सेटलमेंट की तौर पे आगे निकल रहे थे, और हमें सर्वाइवल के लिए जो फूड ग्रेन्स है वो भी एक्सेस में चाहिए। अगर आपको अर्बन सेटलमेंट चाहिए तो अर्बन सेटलमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लानिंग। तो प्लानिंग के लिए बल्क में प्रोडक्शन होना भी जरूरी रहता है। तो इसलिए उस माइंडसेट से भी आप चलोगे तो जो लोग थे वो ये पर्टिकुलर जो भी हमारी डाइटरी हैबिट्स आज भी है, वीट और राइस, राइट, तो उन चीजों पे, बाजरा, पल्सेस, ये हमारी बेसिक डाइटरी हैबिट्स है टिल नाउ ऑल्सो, तो उनके ऊपर उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही थी। कॉटन ऑल्सो यूज कर, मतलब कॉटन की प्रोडक्शन भी चल रही थी। सो ऑन द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन एंड ईस्टर्न इंडिया, वहां पे ईस्टर्न इंडिया में हमें जो फिश हुप्स मिलते हैं, सो दैट मीन्स वहां पे फिशिंग वगैरह का काम चल रहा था। बिहार और वेस्ट बंगाल की यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। हेलो गाइस, आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन, बट दिस इज अ क्विक पॉज ओवर वेयर आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बैकअप प्लान। I do know that you are putting your 100%, but still it's always advisable to have backup plan where you can monetize the skill set that you are gathering throughout this UPSC preparation. How to do that, how everything will work, I will let you know when you subscribe to my dedicated YouTube channel where I let people know कि कैसे वो जो उनके पास skills है, skill set है, उसको वो monetize कर सकते हैं। And everything is intact with you, आपके पास सारे skill set है, जितनी आप grind में से निकल रहे हो, you do know about lot of things, but the only thing that you do not know right now, तो उसे कैसे monetize कर सकते। So I had shared my lived experience over there on my another YouTube channel that is dedicated to Plan B, or I always call it as a reinvention journey. So just check it out, the link in the description, and subscribe to that YouTube channel right now, ताकि आपको वो सारी की सारी जर्नी का पता चल सके, आप मेरे वो lived experiences से benefit उठा सके। So I hope you will do that right now, and now this is the time to get back to the video. और जो घर बनते थे, occasionally their houses were made of mud bricks, कि जो bricks, mud bricks होती हैं, मतलब वो मड से बनी हुई जो ब्रिक्स होती थी वो भी यूज होती थी, और कुछ घर जो होते थे, बट मतलब कुछ घर थे वो मड ब्रिक्स से बनते थे, बट मोस्टली जो घर थे वो वेटेलाइट डॉब्स। अब देखो ये जो है ना, ये मटेरियल कैसे बनता है, जैसे हम लोग पंजाबी में कख बोलते हैं, तो कख वगैरह, गोबर वगैरह, इन सब चीजों में मिक्स करके एक मटेरियल बना लिया जाता है। तो like there we like I had specifically added the definition so that you get to know more about it, because if you are not from somebody like from Punjab and all, तो आपको ये नहीं पता चलेगा मैं कख किसे बोल रही हूँ। तो बट बेसिकली वेटेलाइट डॉब का मतलब क्या है कि कोई एक ऐसा मिक्सचर बन जाता था जो होता तो गारा टाइप में था, मगर उसमें कुछ कुछ भूस टाइप का डला होता, ताकि उसमें और ज्यादा जैसे हम लोग चीजें असेंबल इजी से कर सके। तो ये है वेटेलर डॉब। वेटेलर डॉब इज composite building method used for making walls and buildings in which woven lattice of wooden strips called wattle and is topped with sticky material। मतलब एक तो है सिर्फ हमने वो कख की बनी हुई छत बना ली, जो कि हमें टीवीज वगैरह में भी दिखती है, एक तो है वो, मगर उसमें प्रॉब्लम क्या है, पानी लीक हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो उसकी बजाय अगर हम कोई जैसे हम लोग क्ले की फॉर्म में कुछ उस तरह का कुछ करके उसमें अगर हम वो कख वगैरह डाल के एक प्रॉपर छत बनाएंगे तो उसमें लीकेजेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे आपने गांव के घर देखे होंगे तो उसमें गोबर से लिपाई करते हैं नीचे, राइट, तो वो गोबर में अगर हम कख डाल के करेंगे तो गोबर आपको पता होगा काफी जल्दी प्रोन है, वो बहुत जल्दी टूट जाता है। तो इसकी बजाय अगर हम वो मिक्सचर में, मतलब जो वो मिक्सचर बनाएंगे उसमें हम काउ डंग केक डाल दें, क्ले डाल दें, सैंड डाल दें, तो उसका बहुत अच्छा कंपोजिशन बन जाएगा, और उसमें फिर हम कख वगैरह डाल दें, मतलब भूस वगैरह जो भी बोल लो आप, तो उससे क्या होगा कि वो एक बहुत प्रॉपर इस तरह का मटेरियल बन जाएगा जिसमें लीकेजेस के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो दैट्स हाउ दे वर सो मच गुड विद दिस स्टफ, कि उन्हें पता था कि ये चीजें करके करते हैं तो थिंग्स विल टर्न आउट टू बी बेटर। तो इस तरह से जो घर थे वो दो तरह से हमें उस समय के दिखते हैं।
फिर आता है कि अगर हम आहर अहर की बात करें तो दे लिव्ड इन स्टोन बिल्ट हाउसेस। वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि हम एंशियंट टाइम्स की बात कर रहे हैं, तो वो स्टोन बिल्ट हाउसेस में रहते थे। और अगर हम इनाम गांव की बात करें, वो सबसे लार्ज चैल्कोलिथिक सेटलमेंट हमें मिलती है इनाम गांव का। पीपल वर वेल एक्वेंटेड विद मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ, क्योंकि हमने देख लिया ना कि कॉटन प्रोड्यूस हो रहा था डेक्कन की सॉइल में, तो उस कॉटन से उन्हें कपड़े बनाने का ढंग पता चल चुका था। और महाराष्ट्र में ऐसा देखा गया है कि जो डेड बॉडीज थी वो अर्न्स में उन्हें दफनाया जाता था, और उसमें जो डायरेक्शन होती थी नॉर्थ टू साउथ। अगर अभी आपने देखा होगा नॉर्थ इंडिया का, तो आई एम श्योर कि हम लोग जब दुशहरा होता है तो घर में दुशहरा डलता है, राइट। तो घर में जो बड़े होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि धरती के ऊपर दे ड्रॉ इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ही बनता है वो, जो रावण और उसके भाई बनते हैं दुशहरे के टाइम पे। तो रावण, उसके भाई, और राम जी और सीता जी, राइट। तो बेसिकली जो दुशहरा डलता है तो वो भी हम जो डायरेक्शंस रखते हैं नॉर्थ टू साउथ में रखते हैं, अगर हम रावण की डायरेक्शन रखें, क्योंकि नॉर्मली इंडियन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो डेड बॉडीज है वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ही रखी जाती हैं। तो महाराष्ट्र में कुछ ऐसे इम्प्रिंट्स मिलते हैं, मतलब हमें कुछ बरीड लोग मिले हैं जो कि नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में रखे गए थे, और उनके जो पॉट्स थे उसमें कॉपर के एलिमेंट्स मिले हैं, कॉपर के ऑब्जेक्ट्स वगैरह रखे हुए मिले हैं। अब हमने पहले भी देखा कि इंडियंस बाय डिफॉल्ट शुरू से ही लाइफ आफ्टर डेथ की चीज में बिलीव करते हैं, and this is something I believe now Western world is also endorsing, because this is actually practicality, because science also don't have any answer for life after death. After death क्या हुआ, nobody have answer for that. So that's how people also understood that at that point of time. तो इसलिए वो जब भरी करते थे लोगों को, तो उसके साथ ही वो खाने पीने की चीजें या ये सब चीजें हमने देखा पहले भी कि वो भर के रख देते थे उसमें जो पॉट्स वगैरह में। अब यहाँ पे कॉपर का प्रिविलेंस ज्यादा था, तो इसलिए वो जो उनकी जमा पूंजी टाइप्स में कुछ भी होता होगा तो वो थोड़ा बहुत जैसे भी रखते होंगे, तो वो कॉपर के एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स हमें मिले हैं डेड बॉडीज के साथ। फिर आता है कि उस समय में टेराकोटा की जो फिगर्स थी वो भी हमें मिलती है, जैसे मदर गॉडेस की, वो हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। कुछ अनबिल्ड उन्हें क्ले के फिगर्स भी मिले हैं, जैसे क्ले से बनी हुई कुछ कलाकृति टाइप्स में, तो वो भी मिली है। और अगर हम मालवा और राजस्थान की बात करें, वहां पे टेराकोटा मतलब बुल बना हुआ, टेराकोटा का बुल बना हुआ भी मिला है, जो बहुत स्टाइलिश वे में बना हुआ था। जिससे हमें क्या समझ में आता है, अब देखो उस समय जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी हम देखेंगे कि जो एलिमेंट्स हमें मिलते हैं, उससे ये जरूर समझ में आता है कि उस समय रिलीजियस बेसिस पे बहुत ज्यादा कैटेगराइजेशन या किसी भी तरह की कैटेगराइजेशन नहीं थी। कैटेगराइजेशन जरूर होगा, सिटाडल वगैरह वहां पे भी था, मगर बेसिक चीज ये निकल के आती है कि उस समय लोग शायद कल्ट फीचर्स में या कल्ट में ज्यादा बिलीव करते हैं, मतलब कल्ट फिगर्स थी कुछ, वो जरूर होती थी, पर रिलीजियस बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता होगा उस समय पे। बोथ सेटलमेंट पैटर्न एंड बिरल प्रैक्टिसेस सजेस्ट बिगिनिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज। सोशल इनइक्वालिटीज कैसे वो डिफाइन कर रहा है, क्योंकि जब मेटल की इकोनॉमी में इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद कुछ बरियल्स में हमें कॉपर के ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, पर कुछ बरियल्स में नहीं मिल रहे हैं। सो दैट मीन्स उनके अंदर जहां पे भी मनी आएगी वहां इनइक्वालिटीज तो आएंगी। तो वो इनइक्वालिटीज आने के कारण जहां मनी इनइक्वालिटीज होती है, वहां पे सोशल इनइक्वालिटीज अपने आप से आ जाती है। आपके घर में अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको हर कोई सुनाएगा, अगर आपके पास एडुकेट अमाउंट ऑफ मनी है तो आपकी बात लोग सुनते हैं, बिकॉज दे थिंक कि आप बहुत समझदार हो। तो वो कैसे है, क्योंकि जहां पे भी पैसा आता है वहां पे इनइक्वालिटीज अपने आप से स्टैब्लिश होती चली जाती है, और वो यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाती हैं अगर हम चैल्कोलिथिक एज की भी बात कर रहे हैं। और फिर वही पोट्री की बात है जो मैंने आपसे ऑलरेडी दिखा दिया कि ओकर कलर्ड पोट्री मिलती है, जिसके ऊपर ब्लैक, मतलब जो ऑफन पेंटेड इन ब्लैक, और वो क्या दिखा, वो नॉर्मली वास्ट की फॉर्म में ही मिली है, एक्सेप्ट फॉर एलुवियल प्लेन थिकली फॉरेस्ट एरिया। इन दोनों जगह को छोड़ के जो चैल्कोलिथिक कल्चर है वो हमें ऑलमोस्ट और डिफरेंट जगहों पे दिखता है। एंड सबसे बड़ी लिमिटेशन अगर हम चैल्कोलिथिक एज की बात करें तो वो क्या थी कि डोमेस्टिकेशन जरूर चल रहा था, और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स अब बहुत सारे हो गए थे, जैसे पहले तो डॉग्स थे, अब काउज वगैरह सब कुछ इंक्लूड हो गया, मगर फिर भी उन्हें ये नहीं पता था कि इनसे मिल्क यूज करना है। दे वर यूजिंग दैम जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक द स्लॉटर एंड ऑल। तो वो उसको स्लॉटर के फॉर्म में यूज करके उसे खाते जरूर थे, बट दे वर नॉट यूजिंग दैम एज अ लाइक मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स। तो वो यहाँ पे जरूर मतलब एक लिमिटेशन था अगर हम चैल्कोलिथिक एज की बात करें। Hey guys, we are almost there. We are almost there to end this video. So here is a quick reminder. If you had not subscribed to my another YouTube channel, then do that right now and have a credible backup plan ideas that actually work. And I'm with live proof in front of you that these plans had worked. So subscribe to that because I don't want you to end out or miss out on the opportunity that is in front of you. So now let's get back to the video where we will end this topic. But before that, do subscribe to the channel by clicking on the link given in the description below. Then
एक और जो एक स्पेशल फीचर्स हमें इसमें मिला है कि ऑल्दो जो कल्चर था वो फूड प्रोडक्शन की तरफ चल पड़ा था, बट फिर भी जो अगर हम महाराष्ट्र की बात करें जिसमें हम बोल रहे हैं कि वहाँ पे काफ़ी बहुत लार्ज जो हमारा चैल्कोलिथिक एक कल्चर था वो डिवेलप हुआ, सब कुछ था, बट फिर भी वहाँ पे बहुत सारे, अगर हम बरियल्स की बात करें, बहुत सारे हमें चिल्ड्रंस की बरियल्स मिलते हैं। तो वो अपने आप में क्या दिखाता है, या तो फिर वहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी थी या मेडिकल नॉलेज नहीं थी या और कोई एपिडेमिक हुआ था। जैसे अगर सपोज कोई महामारी आई होगी तो डेफिनेटली आज भी देखो कोविड वगैरह आया था, कितनी साइंस ने टेक्नोलॉजी ने कितनी एडवांसमेंट कर ली है, पर तब भी कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों से कॉप अप नहीं कर पा रहे थे। तो सेम प्रॉब्लम उस समय भी हुई होगी जिसकी वजह से इतनी सारी जो बच्चे हैं उनकी हमें डेड बॉडीज मिलती है महाराष्ट्र में। सो दिस शोज की ठीक है, अब हम पूरी डिस्कशन से क्या समझे, चैल्कोलिथिक एज की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे जो चैल्कोलिथिक एज है वो ट्रांजिशन है बिटवीन ब्रॉन्ज एज एंड न्यूलिथिक एज। एंड देन द सेकंड पॉइंट दैट वी अंडरस्टैंड कि ठीक है, फूड प्रोडक्शन की तरफ हम और ज्यादा अच्छे से बढ़ गए थे, कॉटन प्रोडक्शन, क्लॉथ मेकिंग, ये सब कुछ चल रहा था। फिर ओकर कलर पोट्री हमें यहाँ से मिलती है। फिर हमने क्या देखा कि ये जो डोमेस्टिकेशन है ऑफ एनिमल्स इंक्रीज हो गया, मगर दे वर नॉट यूजिंग देम फॉर मिल्क प्रोडक्शन बट दे वर यूजिंग देम जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्लॉटर। तो ये बेसिक चीजें जो हमने समझी हैं इस पूरे चैप्टर से, चैल्कोलिथिक से, इसे आई होप यू हैड अंडरस्टूड अबाउट कि चैल्कोलिथिक जो कल्चर था वो कौन से एरियाज में बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है, सो दैट इन फ्यूचर यू मे गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैल्कोलिथिक फार्मिंग कल्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट आई हैड एक्सप्लेन्ड। इफ यू हैड गॉन थ्रू एंड अंडरस्टूड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, तो आगे आगे हमें लिंक एस्टेब्लिश करना और आसान होता चला जाएगा। सो दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई वांट यू टू जस्ट राइट इट डाउन, द समरी ऑफ दिस होल चैप्टर दैट यू हैड नोटेड इट डाउन इन योर कॉपी। देखो, जब हम पढ़ रहे हैं देन मेक नोट्स इन योर कॉपी, आप अपनी कॉपी में उसके नोट्स बनाओ, एंड वंस यू आर डन विद नोट्स ट्राई टू जस्ट समराइज इट और उसे शॉर्ट फॉर्म में, समरी की फॉर्म में इसके कमेंट सेक्शन में लिखो, सो दैट यू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग की चीजें किस तरह से चल रही है, और तो आपके माइंड में और ज्यादा शॉर्ट से शॉर्ट, समरी से समरी बनाना आ जाए, जो कि आपको कल को और ज्यादा बेनिफिट करेगा while you will be summarizing your notes. So that was it for this particular video. I will see you in the next video with the next topic and next chapter. Till then, bye bye guys.